Hello everyone, good evening. Welcome to Guidely. How are you all doing? I hope all of you are doing great. So I'm your mentor for BFM Bank Financial Management for CAIIB. So we are bringing this foundation series for you जहाँ पे हम हर मॉड्यूल के चैप्टर वाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो है लेकर आते हैं. ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 4 टुडे, जिसका नाम क्या है? डॉक्यूमेंट्री लेटर्स ऑफ क्रेडिट. इससे पहले हम थर्ड चैप्टर तक जो है अपनी सारी क्लासेस ले चुके हैं. अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके हमारी प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हो. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. ओके, तो ये जो चैप्टर है आपका किसके बारे में है? लेटर ऑफ क्रेडिट. ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कॉम्प्रिहेंसिवली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स, ये लेटर ऑफ क्रेडिट का ही दूसरा नाम है. ये क्या होता है और इसका एक ग्लोबल ट्रेड में किस तरीके का फंक्शन है, क्या क्या इसकी जरूरत रहती है आपके ग्लोबल ट्रेड में, हम ये पढ़ने वाले हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे द हिस्ट्री एंड रोल ऑफ द यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स. क्या है ये यूसीपीडीसी? यूसीपीडीसी क्या है? बेसिकली एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे बनाए गए हैं. किस लिए बनाए गए हैं? कि हमारा जो यूसीपीडीसी है इसमें एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बैंक्स आपस में डील करते हैं अंडर अ लेटर ऑफ क्रेडिट. तो यूसीपीडीसी क्या देता है? हमें एक नॉर्म्स देता है जो सारे हमारे बैंक्स को डिफरेंट इकोनॉमीज में फॉलो करने हैं व्हेनेवर दे आर डीलिंग इन लेटर्स ऑफ क्रेडिट. तो एक स्टैंडर्डाइजेशन का तरीका प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से हमें लेटर ऑफ क्रेडिट की ट्रांजैक्शन को डील करना है. तो हम आज की क्लास में स्पेसिफिकली यूसीपीडीसी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. किस तरीके के नॉर्म्स जो है यूसीपीडीसी में आते हैं और यूसीपीडीसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से डेवलप हुआ है. ठीक है, एंड देन इस चैप्टर में हमें फर्दर क्या पढ़ना है? हमें ये भी पढ़ना है कि हमारी एलसी की ट्रांजैक्शन में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं. ठीक है, पार्टीज आपकी क्या हो सकती हैं? ओपनिंग बैंक होता है, इशुइंग बैंक होता है, ठीक है, कंफर्मिंग बैंक होता है, एडवाइजिंग बैंक होता है, नेगोशिएटिंग बैंक होता है, सेलर होता है, बायर होता है. सो दीज आर द पार्टीज इन्वॉल्व जिनको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. And then in the end we have what are the types of LCs based on commitment, functionality and methods of payment. हमारे LCs के क्या क्या टाइप हैं? ठीक है, हमारी LCs डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. रेवोकेबल LCs, इरेवोकेबल LCs ऑन द बेसिस ऑफ कमिटमेंट, फंक्शनैलिटी वाइज होती हैं. पेमेंट के मेथड्स क्या है? कि आपकी LC एट साइट है, ऑन एक्सेप्टेंस है, एट मैच्योरिटी है. सो देयर कुड बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ LCs ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑल्सो. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट. इसका दूसरा नाम क्या है? डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स भी हम इसको बोल देते हैं. ठीक है, इधर वी कॉल इट एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, और वी कॉल इट डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स. ठीक है, क्या है ये? एन ऑथेंटिकेटेड इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द बायर्स बैंक. An authenticated instrument issued by the buyer's bank embodying an irrevocable undertaking to pay the seller a certain amount upon presentation of confirming documents evidencing shipment or service. ठीक है, जो LC है, it acts as a link between the buyers and sellers, reinforcing the buyer's integrity with the bank's undertaking to pay. Let's understand with this example. LC क्या है? बेसिकली आपका एक एक्सपोर्टर है और एक है इंपोर्टर. जो इंपोर्टर है लेट्स से इंडिया में है और जो आपका एक्सपोर्टर है वो यूएसए में है. ठीक है, अब जो हमारा इंपोर्टर है इंडिया में, वो यूएसए से कुछ सामान मंगाना चाहता है. ठीक है, और वो एक्सपोर्टर भी चाहता है कि मैं अपना सामान इंडिया में भी बेचूं, वो अपना मार्केट एक्सपैंड करना चाहता है. अब एक्सपोर्टर को क्या लग रहा है ना कि मैं इंडिया में जो बंदा बैठा है मैं उसे जानता नहीं हूँ, मेरी उससे कोई भी जो है कॉन्टैक्ट नहीं है, मैं इसे अगर सामान बेचता हूँ, मुझे इसने पैसे नहीं दिए तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं उसे जानता नहीं हूँ और मैं कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करना मेरे लिए मुश्किल है. सिमिलरली हमारे इंपोर्टर को भी लगता है कि मैं इस एक्सपोर्टर को नहीं जानता, है दूसरी ज्योग्राफी में है. व्हाट इफ मैंने इसको पेमेंट कर दी और इसने मुझे जो है सामान नहीं भेजा? तो ऐसे केस में ये दोनों क्या करते हैं? बैंक के पास जाते हैं, जो इनके अपने अपने बैंक्स है, रिस्पेक्टिव बैंक्स है. मान लीजिए इंपोर्टर इंडिया में है, उसका एसबीआई बैंक है. मान लीजिए एक्सपोर्टर का सिटी बैंक है. ठीक है, ये अपने बैंक्स के पास जाते हैं, बोलते हैं कुछ सोल्यूशन दो. तो बैंक क्या बोलता है? मैं एक एलसी इशू कर देता हूँ, लेटर ऑफ क्रेडिट. क्योंकि हमारा जो एसबीआई बैंक है उसको सिटी बैंक जानता है कि अच्छा बैंक है, और सिटी बैंक को एसबीआई बैंक जानता है कि ये एक रिलायबल सोर्स है. तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों अपने अपने बैंक के पास जाते हैं और इंपोर्टर का बैंक बोलता है मैं आपको एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देता हूँ. लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने से क्या होगा? उसमें क्या लिखा होगा? बेसिकली ये लिखा होगा कि जैसे ही आपका एक्सपोर्टर
इंपोर्टर को गुड्स शिप करेगा क्योंकि दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, और अपने सारे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स इंक्लूडिंग बिल ऑफ लेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइस, ये सब जब भी वो अपने इंपोर्टर को भेज देगा तो इंपोर्टर की पेमेंट की गारंटी बैंक ले रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपकी एलसी जो है काम करती है। ये आपका इंपोर्टर है। सबसे पहले इसने नंबर 1 स्टेप क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट पे अग्री किया इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ने कि हमें सामान खरीदना है। नंबर 2 स्टेप क्या है, जो हमारा इंपोर्टर है वो अपने बैंक में, जिसको हम इशूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक भी बोलेंगे, एक लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई करेगा। बोलेगा कि मुझे जो है इस एक्सपोर्टर से सामान खरीदना है, आप प्लीज मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट खोल के दे दो, मैं उसको ही दे दूंगा ताकि वो अपने गुड्स जो है शिप कर दे। इसने अप्लाई कर दिया एलसी के लिए। अब इशूइंग बैंक का वो इंपोर्टर अच्छा खासा जान पहचान वाला कस्टमर है, उसने कर दिया लेटर ऑफ क्रेडिट इशू। ठीक है, अब लेटर ऑफ क्रेडिट इशू तो कर दिया। अब जो हमारा एक्सपोर्टर है वो अपना एक बैंक अपॉइंट करेगा जिसको हम बोलेंगे एडवाइजिंग बैंक या कंफर्मिंग बैंक, जिसका काम क्या होगा, बेसिकली वो वेरीफाई करेगा जो एलसी हमारे बायर के बैंक ने दी है, पहली बात तो वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं, उसके कोई टर्म्स एंड कंडीशंस मेरे अगेंस्ट तो नहीं है, तो वो अपने बैंक को कहेगा कि मुझे एडवाइस करो कि क्या मुझे एलसी लेनी चाहिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एडवाइजिंग बैंक और कंफर्मिंग बैंक। अब आपका एडवाइजिंग बैंक और कंफर्मिंग बैंक एलसी को वेरीफाई करेगा और एक्सपोर्टर को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्टर क्या करेगा, उसको एलसी एक बार मिल गई, कंफर्म हो गई, अब वो कर देगा गुड्स को शिप। ठीक है, अब उसने गुड्स को शिप कर दिया, तो गुड्स को शिप करने के बाद क्या होगा, हमारे एक्सपोर्टर के पास शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, बिल ऑफ लेडिंग आ जाएगा, इनवॉइस आ जाएगा। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी जो एलसी है उसकी पेमेंट किस पे होती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे होती है कि आपने जो हमारे गुड्स है उनको भेज दिया है नहीं, उसका आप मुझे एविडेंस दो, उसके बेसिस पे ही आपके इंपोर्टर का बैंक आपको पे करेगा। ठीक है, तो एक्सपोर्टर ने जितने भी ट्रांसपोर्ट शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए अपने एडवाइजिंग बैंक को। अब एडवाइजिंग बैंक ने क्या किया, ये डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर दिए जो इंडिया में आपका इशूइंग बैंक था। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट टिल हियर। इशूइंग बैंक ने खुद से वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए, इंपोर्टर को पहुंचाए और पेमेंट जो है कर दी हमारे एक्सपोर्टर को। तो ये है अपनी पूरी साइकिल फॉर अ लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, सो दैट्स हाउ द मैकेनिज्म ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट वर्क्स। यहाँ पे हम देखें ऑथेंटिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय द बायर्स बैंक, एम्बोर्डिंग एन इररेवोकेबल अंडरटेकिंग टू पे द सेलर अ सर्टेन अमाउंट अपॉन प्रेजेंटेशन ऑफ कंफर्मिंग डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग शिपमेंट और सर्विस। हमारे बायर का बैंक क्या बोल रहा है कि आपने हमें एक बार डॉक्यूमेंट्स भेज दिए कि आपने सामान भेज दिया है, सर्विस कर दी है, तो हम आपको इररेवोकेबल, जिसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, ऐसी अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि हम आपको पेमेंट जो है करेंगे। यहाँ पे जो एलसी है वो लिंक की तरह काम करती है बायर और सेलर के बीच में, जहां पे बायर की इंटेग्रिटी के बेसिस पे जो हमारा बैंक है अग्री कर देता है कि एक्सपोर्टर को वो पेमेंट कर देगा हमारे बायर के बिहाफ पे, जैसे ही उससे डॉक्यूमेंट्स जो है मिल जाएंगे शिपिंग के। ठीक है, सेलर को पेमेंट की अश्योरेंस मिल जाती है और बायर को शिपिंग डॉक्यूमेंट्स की अश्योरेंस मिल जाती है। यहाँ पे कोर प्रिंसिपल क्या है जो एलसीज में फॉलो होता है कि यहाँ पे आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में डील करते हो, गुड्स में डील नहीं करते। जो हमारे बैंक है उनका काम क्या है, उनको एक बार डॉक्यूमेंट्स मिल गए, ठीक है, उनको शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स मिल गए, तो उनका काम क्या रहेगा, वो पेमेंट कर देंगे। वो ये नहीं देखेंगे बाद में कि बायर आके बोलेगा कि गुड्स की जो क्वालिटी है ना, जो मैंने मंगाई थी उससे खराब आई है। उसके बाद ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि गुड्स की क्वालिटी खराब है या अच्छी है, अगर डॉक्यूमेंट सही आए हैं तो बैंक जो है पेमेंट कर देगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो आज की क्लास में इसको हम अच्छे से कवर करने वाले हैं, यूसीपीडीसी 600। ये क्या है, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स। ये हमारी बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस हैं जो हमारे सारे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज को फॉलो करने हैं ताकि एलसीज का हम एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म जो है डेवलप कर सके। ठीक है, द इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स फ्रेम द यूसीपीडीसी रूल्स to ensure uniform interpretation and practice in LC transactions globally. यूसीपीडीसी का काम, इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स ने यूसीपीडीसी रूल्स इंट्रोड्यूस किए जिनका काम क्या है, यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन हो पाए सारी की सारी एलसी ट्रांजैक्शंस में ग्लोबली।
ठीक है, जो किसी एक स्पेसिफिक टर्म है जिसका मीनिंग सिटी बैंक में कुछ और हो सकता है, एसबीआई बैंक में कुछ और, तो ये बेसिकली बताते हैं कि कोई भी इश्यू एलसी में आए तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस क्या है। अब यूसीपी जो है हमारा, यूसीपी सेवरल रिविजन्स हुए हैं। सबसे पहले कब आया था, 1933 में। उसके बाद बहुत सारे यूसीपी के रिविजन्स हो चुके हैं। फिलहाल जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है, यूसीपीडीसी 600, जो जुलाई 1 2017 से 7 से एप्लीकेबल है। ये 600 क्या है, ये पब्लिकेशन नंबर है। ठीक है, इस तरीके से हमारे बहुत सारे यूसीपी गाइडलाइंस आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पब्लिकेशन नंबर्स। जो हमारा लेटेस्ट है यूसीपीडीसी 600, इसमें क्या है, हमारे 39 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रूल्स हैं। हमने जब ये नया यूसीपीडीसी 600 लेके आए तो इसमें हमने जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड रूल्स हैं उनको कम करके, कंसाइज करके 39 अब जो है हमारे रूल्स हैं, जिससे पता चलता है कि आपको कैसे डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स, लेटर ऑफ क्रेडिट को इश्यू करना है और यूज करना है। ठीक है, पब्लिशर कौन है आपके यूसीपीडीसी 600 के स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस का, इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, पर्पस क्या है, टू स्टैंडर्डाइज द ग्लोबल प्रैक्टिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी। हम क्या चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स जो प्रोवाइड करते हैं उसकी जो ग्लोबल प्रैक्टिस का उसको स्टैंडर्डाइज करना। सबसे पहले हमारा यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस कोड कब आया, 82 में। यूसीपी 82 है उसका नाम, 82 जो है आपकी पब्लिकेशन है, सबसे पहले कब आया, 1933 में। और हमारा लेटेस्ट क्या है, यूसीपी 600, 600 पब्लिकेशन नंबर है। इफेक्टिव कब से है, जुलाई 1 2007 से। ठीक है, नाउ लेट्स सी द जर्नी ऑफ यूसीपी फ्रॉम 1933 टू 2007। किस किस तरीके के की प्रोविजंस या रिफॉर्म्स जो है आपके आए हैं यूसीपी गाइडलाइंस के अंडर। तो सबसे पहले हमारा क्या है, यूसीपी 82 1933। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट गाइडलाइंस जो हमारी यूसीपी की आई। तो इसमें हमारे क्या क्या चीजें जो है डिसाइड हुई, किस किस तरीके की टर्मिनोलॉजीज जो है हम गाइज यहाँ पे लेके आए, क्योंकि जब भी आप कोई नया एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन लेके आते हो जो बहुत ही नया कभी पहले नहीं बना, तो उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं टाइम टू टाइम, और आप बहुत सारे टर्म्स को भी डिफाइन करते हो, उन टर्म्स का मतलब क्या है, ताकि उनको आप फ्यूचर में यूज कर सको। ठीक है, सबसे पहले हमें 1933 वाले यूसीपी में क्या क्या गाइडलाइंस थी, क्या क्या की प्रोविजंस थे। बैंक्स मस्ट एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स विद केयर टू एसरटेन दैट ऑन देयर फेस दे अपीयर टू बी इन ऑर्डर। जो हमारे बैंक्स हैं उनका काम क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स को ऑन देयर फेस एग्जामिन करना है, और आपको डॉक्यूमेंटेशन वाइज सब कुछ सही मिलना चाहिए, तभी आप पेमेंट जो है करोगे। ठीक है, so this was UCP 82. Introduce the word honor and extended validity to the next following business day if the expiry date falls on a non-business day. हमारे UCP 82 ने वर्ड इंट्रोड्यूस किया ऑनर की, कब आप जो है एलसी को ऑनर करोगे। ठीक है, और उसने क्या बोला, जो हमारी एलसी की गाइडलाइंस है कि कितने टाइम में आपको एलसी को एक्सेप्ट करना है, उस बीच अगर आपकी कोई छुट्टी आ जाती है, एक्सपायरी डेट है आपकी एलसी की, उस बीच कोई छुट्टी आ जाती है, तो आपका जो नेक्स्ट फॉलोइंग बिजनेस डे होगा उस पे आपकी डेट जो है एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज द डिटेल रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड। तो हमारे यूसीपी 82 ने बोला हमें डिटेल तरीके से जो है ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि हमारे लिए यही एक की डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे हम जो है यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। तो उसने डिफाइन किया कि ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या क्या चाहिए होता है। Then the term effectiveness of documents, transmission or translation, first half, second half, beginning of month, middle of month were introduced. तो ये जो टर्म्स हैं इनको डिफाइन किया गया फर्स्ट टाइम, जैसे कि इफेक्टिवनेस ऑफ डॉक्यूमेंट किस तरीके से आप एग्जामिन करोगे, ट्रांसमिशन, ट्रांसलेशन, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, ये सारी की सारी टर्म्स हमने यूसीपी 82 में जो है डिफाइन की। ठीक है, ये हमारा था 1933 में। उसके बाद हमारा यूसीपी का नेक्स्ट वर्जन आया विच इज यूसीपी 151, और ये हमारा कौन से ईयर में आया, 1951। गाइस जो 151 और 82 है ये पब्लिकेशन नंबर है, जो मान लीजिए इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स गाइडलाइंस निकालता है तो हर जैसे गाइडलाइन का ये पब्लिकेशन नंबर है, और यहाँ साइड में जो है ईयर है। 1951 में हमारा यूसीपी 151 के गाइडलाइंस आए। उसमें उन्होंने क्या बोला, इंट्रोड्यूस द वर्ड एप्लीकेंट इंस्टेड ऑफ प्रिंसिपल। जो हमारा पहले इंपोर्टर था जो इनिशिएट कर रहा है एलसी को, उसको हम क्या कहते थे, प्रिंसिपल, बट इसने क्या बोला, उस वर्ड को एप्लीकेंट यूज करने को बोला इंस्टेड ऑफ प्रिंसिपल।
उसने पेमेंट मेथड्स के बारे में बात किया। अगर एलसी है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट मेथड्स होते हैं। एलसी एट साइट होती है, एलसी एट एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है, एलसी एट मैच्योरिटी होती है। तो इस तरीके के पेमेंट मेथड्स जो है हमारे यूसीपी 151 में डिफाइन किए गए, ठीक है। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी गाइडलाइंस है, बट दिस इज अ वेरी वेरी की गाइडलाइन जो आज तक हम फॉलो करते हैं। और ये किसने दी थी हमें? यूसीपी 151 इन द ईयर 1951 में दी थी। ये कोर प्रिंसिपल है कि जो हमारे बैंक्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स में डील करते हैं, गुड्स में नहीं। ये एलसीज का एक बहुत कोर पार्ट है। हमारे बैंक्स डॉक्यूमेंट्स में डील करते हैं, गुड्स में नहीं। इसका मतलब क्या है? बैंक्स का काम क्या है? हमारे स्पेशली इंपोर्टर के बैंक का, जब एक्सपोर्टर के बैंक ने उनको शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए तो हमारे बैंक को वो डॉक्यूमेंट्स को सफिशिएंटली देखना है, वेदर दे आर रीजनेबल, फॉर्ज तो नहीं है, उसमें सारी डिटेल्स सही है कि नहीं, और उसके बाद पेमेंट कर देनी है। इवन इफ जो आपका एक्सपोर्टर, इंपोर्टर या बायर है वो बोलता है कि जो मेरे गुड्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं आए, पेमेंट नहीं करने, तो बैंक का काम गुड्स में डील करना नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में डील करना है। ये हमारे एलसीज का एक कोर प्रिंसिपल है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रोविजन रिगार्डिंग इशुइंग बैंक हैड रीजनेबल टाइम टू एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। हमारे यूसीपी ने क्या बोला है कि जो हमारा इशुइंग बैंक है, इशुइंग बैंक कौन सा होता है? जो हमारे बायर या इंपोर्टर का बैंक है जिसने बेसिकली एलसी इनिशिएट की है। जो हमारा इशुइंग बैंक है उसके पास एक रीजनेबल टाइम हमें देना है डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करने के लिए। एलसी के जब डॉक्यूमेंट्स आएंगे, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आपके इशुइंग बैंक के पास आएंगे एक्सपोर्टर के बैंक के थ्रू से, एक्सपोर्टर के बैंक की तरफ से, तो हमारे इशुइंग बैंक को एग्जामिन करना है कि वो डॉक्यूमेंट्स ठीक है कि नहीं, एंड देन वो पेमेंट इनिशिएट करेगा। तो यूसीपी 151 ने बोला कि इशुइंग बैंक को एक रीजनेबल टाइम लेना है डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करने के लिए, बट ये नहीं बताया वो रीजनेबल टाइम का कितना पीरियड है, जो कि आगे वाली गाइडलाइंस ने डिफाइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज यूसीपी 222 जो कब आया? 1962 में। इसने क्या नए प्रोविजन से लेकर आया? इसने एक रूल बनाया, इंट्रोड्यूस द रूल दैट अ क्रेडिट इज सेपरेट फ्रॉम द सेल्स और अदर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन विच इट इज बेस्ड, ठीक है। इसने क्या बोला? जो क्रेडिट है वो सेपरेट है फ्रॉम द सेल्स और अदर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन विच इट इज बेस्ड। बेसिकली इसका मतलब क्या है? जो हमारा डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट है वो बहुत ज्यादा इस पे डिपेंड नहीं करता कि हमारे बायर और इंपोर्टर का सेल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है। वो मेजरली किस पे डिपेंड करता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स टू द लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है और वो फुलफिल होते हैं कि नहीं। सो इट इज अ लिटिल बिट सिमिलर टू द कोर प्रिंसिपल विच इज बैंक्स डील इन डॉक्यूमेंट्स एंड नॉट इन गुड्स। इसने क्या बोला? कंफर्मिंग बैंक नेगोशिएट्स विदाउट रिकोर्स। कंफर्मिंग बैंक क्या होता है? जो ऐसा बैंक जो आपके एक्सपोर्टर को जो है कंफर्म कर रहा है कि एलसी ठीक है, एंड वो पेमेंट भी कर सकता है एक्सपोर्टर को, ठीक है, जब वो डॉक्यूमेंट्स जो है कंफर्मिंग बैंक को दे दे, और बाद में कंफर्मिंग बैंक वो पेमेंट जो है इशुइंग बैंक से कलेक्ट कर लेता है। हम ये सारे टाइप्स ऑफ बैंक आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे नेगोशिएट्स विदाउट रिकोर्स का मतलब क्या है कि एक बार हमारे कंफर्मिंग बैंक ने एक्सपोर्टर से डॉक्यूमेंट्स लेके उसको पेमेंट कर दी, उसके बाद जो है हमारा कंफर्मिंग बैंक कभी भी अगर हमारा इंपोर्टर पेमेंट नहीं भी करता है तो एक्सपोर्टर से पैसा नहीं मांग सकता विदाउट रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स का मतलब क्या है? अब उसके पास कोई भी ऑप्शन इसको कैंसिल करने का नहीं है, उसके पास कोई रिकोर्स जो है हमारे कंफर्मिंग बैंक के पास नहीं है, ठीक है। So these are the 3 UCP revisions that we have done. Now let's move forward. Next हमारा UCP revision क्या आया? UCP 290 1974 में हमारा ये revision आया है। हमारे इस UCP 290 ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, नॉमिनेशन, और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। एडिशन ऑफ डिटेल्स रिगार्डिंग इनकंसिस्टेंसी बिटवीन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। साथ में इसने क्या बोला कि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई इनकंसिस्टेंसी है तो आपको उस इनकंसिस्टेंसी से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में जो है डालने हैं, ठीक है। तो हम 1974 पे आ चुके हैं गाइस। 1933 में सबसे पहले हमने यूसीपी शुरू किया, 1951 में उसके बाद गाइडलाइंस आए, फिर 1962 में आए, 1974 में आए, फिर आया यूसीपी 400 जो कब आया? 1983 में, ठीक है। उसने क्या की प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए? दिस रिविजन रिजल्टेड in restructuring of the entire text and brought out layout of UCP as present today.
कहने का मतलब क्या है, जो हमारा यूसीपी 400 है, अभी हमारा क्या चल रहा है, यूसीपी 600 चल रहा है, तो यूसीपी 400 काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट था, ठीक है। इसने हमारे सारे टेक्स्ट को जो है रीस्ट्रक्चर किया, और जो आज की डेट में भी हम यूसीपी की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, मेजरली जो हमारी डेवलप की वो किसने की, यूसीपी 400 ने की, ठीक है। The requirement that the advising bank to take reasonable care to check authenticity of credit. जो हमारा एडवाइजिंग बैंक है, एडवाइजिंग बैंक कौन होता है, हमारा एक्सपोर्टर का बैंक, जो एक्सपोर्टर को एडवाइस कर रहा है कि एलसी रीजनेबल है कि नहीं, उसको जो है क्या करना है, रीजनेबल केयर लेनी है अपने लेटर ऑफ क्रेडिट को ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए, ठीक है। ये हमारे यूसीपी 400 ने बोला। इसने एक टर्म का जो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया, डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग। डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग भी एक तरीके का जो है लेटर ऑफ क्रेडिट का ही पार्ट होता है, जिसमें आपका जो बैंक है ना, इंपोर्टर का बैंक जो एक्सपोर्टर को पे कर रहा है, वो तुरंत वन शॉट में पेमेंट नहीं करता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफर्ड तरीके से जो है पेमेंट की जाती है, दैट इज डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग, ठीक है। जहां पे बैंक गारंटी दे रहा है कि मेरा जो इंपोर्टर है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको पेमेंट कर देगा, और अगर नहीं करता है तो मेरी गारंटी आपके पास है। डेफिनेशन ऑफ ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, मान लीजिए आपका एक्सपोर्टर है, उसको आपके गुड्स जो है सी से वो जो है आपके गुड्स भेज रहा है, अब उसने पहले शिप 1 में गुड्स जो है रखे, बट शिप 1 जो है फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकती, तो शिप 1 से जो गुड्स हैं ट्रांसफर होते हैं शिप 2 में, शिप 2 से शिप 3 में, उसको हम कहते हैं ट्रांसशिपमेंट। और यूसीपी 400 ने हमें ट्रांसशिपमेंट की डेफिनेशन प्रोवाइड की फर्स्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज यूसीपी 500 एंड देन द लास्ट द करंट वन वी हैव इज यूसीपी 600। यूसीपी 500 कब आया, 1993 में आया, ठीक है। यूसीपी 500 ने क्या बोला, स्टिपुलेटेड दैट एन एलसी इज इररेवोकेबल इफ साइलेंट ऑन द इशू, ठीक है। तो बेसिकली हमारी जो एलसी होती है वो दो टाइप की हो सकती है, रेवोकेबल और इररेवोकेबल। रेवोकेबल एलसी क्या होती है, ये पहले चलती थी, अब जो है हमने रेवोकेबल एलसीज को कंप्लीटली जो है बंद कर दिया है, हम इनको यूज नहीं करते हैं। रेवोकेबल एलसी क्या होती है, बेसिकली एक एलसी ऐसी एलसी होती है जो किसी एक पार्टी के कहने पे कैंसिल या अमेंड की जा सकती है, ठीक है, उसमें आपके पास ऑप्शन रहता है। तो ये 500 क्या बोलता है यूसीपी, कि कोई एलसी अगर साइलेंट है, लिखा नहीं है कि जो आपकी एलसी रेवोकेबल है, इररेवोकेबल है, तो हम ऑटोमेटिकली इररेवोकेबल ही मानेंगे। इररेवोकेबल एलसी क्या होती है कि एक बार बन गई तो आप उसको अमेंड, मॉडिफाई या कैंसिल नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल सारी पार्टीज अग्री कर लें, वो होती है इररेवोकेबल एलसी। रेवोकेबल एलसी क्या होती है, कुछ पार्टीज के मतलब जैसे आपके बायर हो गए, सेलर हो गए, एक्सपोर्टर इंपोर्टर, बैंक्स हो गए दोनों, कि कुछ पार्टीज के कहने पे जो है एलसी अमेंड हो सकती है, ठीक है। इसने क्या बोला था, इररेवोकेबल है, अगर साइलेंट है तो हम उसको इररेवोकेबल मानेंगे, बट दैट ऑल्सो मेंट की रेवोकेबल एलसीज भी एग्जिस्ट जो है करती थी। इसने बोला, जैसे हमने पहले पढ़ा था, कि हमारा जो इशुइंग बैंक है उसको एक रीजनेबल टाइम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के लिए, बट हमने ये नहीं बताया कि वो रीजनेबल टाइम कितना है। तो यूसीपी 500 ने बोला कि रीजनेबल टाइम कितना है, 7 बैंकिंग डेज में उनको कंफर्म करना है कि लेटर ऑफ क्रेडिट से वो सेटिस्फाइड है या नहीं, उनको 7 बैंकिंग डेज में बताना है, ठीक है। और क्या लेके आया, नॉन डॉक्यूमेंट्री कंडीशंस वर टू बी डिसरिगार्डेड, इंडिकेशन ऑफ हु कैन साइन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एंड रीडिफाइनिंग द वर्ड ट्रांसशिपमेंट, ठीक है। बेसिकली हमने यही बात की कि हमें सारे डॉक्यूमेंट्री कंडीशंस ही फॉलो करने हैं, डॉक्यूमेंट रिलेटेड। कौन ट्रांसपोर्ट के डॉक्यूमेंट साइन करता है ये इसने बताया, और जो ट्रांसशिपमेंट वर्ड इंट्रोड्यूस किया था हमारे यूसीपी 400 ने, इसने इसको रीडिफाइन किया ट्रांसशिपमेंट को, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट आता है यूसीपी 600 जो 2007 में आया है। ये आपका करंट गाइडलाइन है जो अभी फॉलो हो रहा है। इसमें आपके 39 रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 39 सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस। अब हमारे यूसीपी 600 ने क्या बोला कि रेवोकेबल क्रेडिट्स को हमने टोटली हटा दिया है। जब भी कोई लेटर ऑफ क्रेडिट है वो रेवोकेबल क्रेडिट अब नहीं हो सकता है, वो हमेशा इररेवोकेबल क्रेडिट ही रहेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर किसी भी एक पार्टी के कहने पे एलसी अमेंड या कैंसिल नहीं की जा सकती। अगर सारी पार्टीज जब तक अग्री नहीं करती हैं तो आपकी एलसी अमेंड नहीं होगी, ठीक है। इन्होंने ये भी बोला कि हमारा जो डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन डेट है बाय द इशुइंग बैंक इज 5 बैंकिंग डेज, ठीक है। यूसीपी 500 ने क्या बोलता है, 7 बैंकिंग डेज, इसने बोला 5 बैंकिंग डेज, ठीक है, फॉलोइंग द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। और इसने काफी सारे और भी नए आर्टिकल्स जो है इशू किए रिलेटेड टू डिफरेंट डेफिनेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस। सो दिस इज अबाउट आवर यूसीपीडीसी गाइडलाइंस।
ठीक है, इसकी हमारी डिफरेंट डिफरेंट की प्रोविजंस आए हैं, रिविजन्स आए हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमारा यूसीपी कब आया था गाइज? 1933 में आया था। ठीक है, 1933 वाज द फर्स्ट टाइम यूसीपी गाइडलाइंस वर इंट्रोड्यूस्ड। उसके बाद हमारा लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है यूसीपी 600 का है, जो कि 2007 में आया है। इसको इश्यू कौन करता है? इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स। और यूसीपी 600 में हमारे कितने रूल्स हैं? 39 करंट रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं यूसीपी 600 के अंडर। ठीक है, सो दीज आर द की प्रोविजंस इंट्रोड्यूस इन यूसीपी रिविजंस। और हमने ये भी समझ लिया है कि हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट का मीनिंग क्या है, राइट? So this brings us to the end of today's class. These were the topics that we had to discuss today. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेटर्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, उसमें पार्टीज कौन कौन होती हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, वी हैव CAIB सुपर प्लान गोइंग ऑन विच इज अंडर आवर पेड बैच। ठीक है, जिसमें आपको मिलती है लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और बहुत सारे एमसीक्यूज। तो अगर आप अपनी प्रेपरेशन जर्नी में नए हो गाइज, ठीक है, आपका नवंबर में एग्जाम है, दिसंबर में एग्जाम है, तो आप हमारे इस पेड बैच को ले सकते हो, जहां पे आपको सारा जो मटेरियल है कंसाइज तरीके से मिलेगा, पीडीएफ्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशन भी आप कभी भी देख सकते हो। तो बेसिकली आपको पीडीएफ्स वगैरह कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन वन शॉट। और अगर आपको लगता है आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, आप सारी पीडीएफ्स कलेक्ट कर सकते हो, तो हमें उसमें भी कोई इशू नहीं है, बट दिस विल प्रोवाइड यू सम मोर थिंग्स लाइक your full length mock test, more MCQs, PDF notes and more examples. ठीक है, and another thing is that we have an offer going on 35% off का। HBD गाइडली के 11 years पूरे हुए हैं, तो हम 35% ऑफ अभी दे रहे हैं। अगर आप 6 months का प्लान लेंगे that will cost you 1624 with this code। ठीक है, तो आपको ये प्लान काफी सस्ता पड़ जाएगा। 35% ऑफ इज अ वेरी गुड ऑफ। और अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लेना चाहते हो तो वो पड़ जाएगा आपको 2274 रुपीज का। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको सीआईबी के किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में दिक्कत है, जैसे बीएफएम में आपको काफी इशू आ रहा है, आपको सिर्फ बीएफएम जो है हमसे पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट्स आपको लगता है आप खुद से मैनेज कर सकते हो, तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बैचेस ले सकते हो। जैसे हमारा CAIB का बीएफएम का मास्टरी बैच है, जिसको मैं ही लेती हूँ, जिसमें आपको मिलने वाले हैं इंटरैक्टिव क्लासेस, PYQs, रिकॉर्डेड सेशंस और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल एग्जामिनेशन के पैटर्न में। वैसे ही आपका मॉक टेस्ट ये ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है, आपका टाइमर चलता है। सो दिस इज एन एग्जैक्ट सिमुलेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो आप हमारा ये CIB BFM का मास्टरी बैच भी ले सकते हैं। ठीक है, सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट आवर कोर्सेज, गाइडली की ऐप पर जा सकते हैं, आपको वहां पे सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ऐप का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर लो ताकि आपको सारी की सारी जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहे, पीडीएफ्स मिलती रहे, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास टुडे।